नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में अक्सर एक ही कहानी सुनाई जाती है। औपनिवेशिक भारत में पड़ने वाले भयंकर अकाल। क्या ये वाकई सिर्फ कुदरत का कहर थे या फिर सच कुछ और है? चलिए आज इस बात की गहराई से पड़ताल करते हैं। 30 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक अकाल 1943 के बंगाल अकाल में मरने वालों की संख्या है। जरा सोचिए, 30 लाख लोग। ये आंकड़ा हमें मजबूर करता है कि हम उस तबाही के असली पैमाने को समझें जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या ये अकाल सिर्फ इसलिए पड़े क्योंकि बारिश नहीं हुई, जैसा कि हमें हमेशा बताया गया, या फिर ये उस वक्त के शासन की यानी सरकार की नीतियों का सीधा नतीजा थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश राज से पहले भारत में संकट कैसे होते थे। देखिए, दोनों दौर में जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटिश शासन से पहले भी अकाल पड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अक्सर किसी एक छोटे स्थानीय इलाके तक ही सीमित होते थे। और कई मामलों में वहां के शासक अपनी प्रजा को राहत देने के लिए आगे भी आते थे, जैसे अनाज बांटना या लगान माफ करना। लेकिन औपनिवेशिक दौर में कहानी पूरी तरह बदल गई। अकाल अब पूरे पूरे प्रांतों में फैलने लगे और बहुत जल्दी जल्दी आने लगे। नए आर्थिक दबावों ने हालत और बिगाड़ दी। और सबसे खतरनाक बात, सरकार ने मदद करने से, हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने हालात इतने ज्यादा खराब कर दिए। आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे कुछ फैसलों ने भारत की खाद्य सुरक्षा की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। इसे समझने के लिए इन 4 कदमों पर गौर कीजिए। पहला, किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगाया गया, और वो भी नकद में। अब इसे चुकाने के लिए उनके पास अक्सर अपनी जमीन बेचने या गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। दूसरा, उन्हें अपने खेतों में खाने के लिए अनाज उगाने की जगह नील और कपास जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि इन फसलों को सीधे इंग्लैंड भेजा जाता था। तीसरा, और ये बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, कि जब भारत के लोग भूख से मर रहे थे, तब भी भारत से अनाज बाहर के देशों को भेजा जा रहा था, उसका निर्यात जारी था। और चौथा, इन सबको सही ठहराने के लिए एक विचारधारा का इस्तेमाल किया गया जिसे कहते हैं लेसे फेयर, यानी मुक्त बाजार। इसका सीधा मतलब ये था कि सरकार बाजार में कोई दखल नहीं देगी, ना कीमतें काबू करेगी, ना अनाज की जमाखोरी रोकेगी। ये एक वाक्य पूरी कहानी को साफ कर देता है। औपनिवेशिक सरकार के लक्ष्य और भारतीय लोगों की जरूरतों के बीच कोई तालमेल था ही नहीं। उनका पहला और सबसे जरूरी काम था भारत से ज्यादा पैसा निकालना, यानी राजस्व वसूलना, लोगों की जान बचाना नहीं। लेकिन ये तबाही सिर्फ भूख तक ही सीमित नहीं थी। भूख अपने साथ एक और जानलेवा साथी लेकर आई थी, और वो थी बीमारियां, यानी महामारी। देखिए, अकाल और बीमारियां कोई दो अलग अलग मुसीबतें नहीं थे। असल में वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए। जब अकाल की वजह से लोग कुपोषण का शिकार होते, तो उनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत, यानी इम्यूनिटी, खत्म हो जाती, और ऐसे में वो बीमारियों का आसान शिकार बन जाते थे। और इन कमजोर शरीरों पर हमला करने वाली बीमारियां थीं हैजा, मलेरिया, प्लेग और पेचिश। इन महामारियों ने उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया जो शायद भूख से बच जाते। ये एक दुष्चक्र था। भूख बीमारी को दावत देती और बीमारी लोगों को मौत के और भी करीब ले जाती। जरा इस आंकड़े को देखें। सिर्फ 1896 से 1921 के बीच, यानी महज 25 सालों में, अकाल और उससे जुड़ी महामारियों से मरने वालों की अनुमानित संख्या थी 2 करोड़ 20 लाख। हम इस तबाही के पैमाने की आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तबाही को देखकर ब्रिटिश प्रशासन ने आखिर किया क्या? क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया? चलिए देखते हैं। अगर आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें, तो एक बहुत परेशान करने वाला पैटर्न साफ नजर आता है। नीतियां हमेशा तबाही होने के बाद बनाई जाती थीं। 1876 में जब दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा, उसके बाद जाकर 1880 में पहला अकाल आयोग बना। जब 1897 में प्लेग फैला, तब महामारी रोग अधिनियम पास हुआ। हर बार जो भी कदम उठाया गया, वो बहुत देर से उठाया गया और नाकाफी था। और 1943 के बंगाल अकाल तक आते आते तो ये प्रतिक्रिया लगभग शून्य हो चुकी थी।
और इस पूरी निष्क्रियता के पीछे जो सोच काम कर रही थी वो थी लेसे फेयर। सुनने में एक आर्थिक सिद्धांत लगता है कि सरकार को बाजार के काम में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब लाखों लोग भूख से मर रहे हों तब इस नीति का जमीनी मतलब ये था कि सरकार न तो आसमान छूती कीमतों को काबू करेगी और न ही उस अनाज का निर्यात रोकेगी जिसकी देश के अंदर लोगों को सख्त जरूरत थी। ये एक ऐसी विचारधारा थी जिसके नतीजे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि जानलेवा थे। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, हाँ, सूखा पड़ा, बारिश कम हुई, ये सच है, लेकिन ये सिर्फ एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को भयानक आग में बदलने का काम किया औपनिवेशिक नीतियों ने। भारी टैक्स, नकदी फसलों पर जोर और अनाज का लगातार निर्यात। इन्हीं नीतियों ने खाने की एक मामूली कमी को एक ऐसे महाविनाश में बदल दिया जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गईं। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। दशकों तक इन अकालों को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड कहकर पेश किया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को याद कैसे रखते हैं। जब इतिहास लिखने वाली कलम ताकतवर के हाथ में होती है तो आखिर किसकी कहानी दुनिया को सुनाई जाती है और किसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है?